हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ, मतलब मुहावरे से आने वाला क्वेश्चन आप रट डालो मुहावरा, ठीक ना। इसका अर्थ होगा घबरा जाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा, देखो उस वाले भी पहले लेक्चर में भी संज्ञा आई थी, ठीक ना। उसमें पूछा था शीतलता का भाव की शीतल की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, शीतल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो शीतलता था। और यहाँ पे भी पूछा गया इनमें से भिन्न संज्ञा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा गोवर्धन, क्योंकि गंगा, नर्मदा, यमुना तीनों क्या हो गई, नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये सेम हो गई संज्ञाएं, और गोवर्धन क्या हो गया, पर्वत पहाड़ हो गया, तो ये अलग हो गई संज्ञा, ठीक ना। तो संज्ञा की प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन रस से आने वाला है, तो रस के भाव, अंग, ठीक ना, प्रकार, स्थाई भाव, ठीक ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप लिखेंगे श्रृंगार रस। बट ध्यान रखें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये रिपीट होंगे, चाहे 20%, 30%, 40% रिपीट हो, लेकिन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे सेम प्लस जो मैं टॉपिक बताते जाता हूँ उनको आप पढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रस पढ़ना, अच्छे से रस पढ़ना है, ठीक है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक ना। ठीक है। कर्मधारय समास किसे बोलते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, प्रथम पद क्या होता है, विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, जैसे कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो इसे बोलते हैं विशेषण, ठीक ना। कमल नयन, कमल नयन का यहाँ पे नहीं, हम थोड़ा सा इजी से एग्जांपल लेते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक ना, नीलांबर। नीलांबर में क्या होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ नीला जो है ये क्या है, विशेषण है, कलर जो होता है विशेषण, विशेषता बताता है, ठीक है। द्वंद्व समास, आपको समास पढ़ना है, समास से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी उसमें आया था तत्पुरुष समास से। यहाँ द्वंद्व समास जैसे माता चा पिता चा, माता पिता, ठीक है, माता पिता, तो इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, इसकी पहचान है, ठीक ना। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है, ठीक ना, संख्यावाचक, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होगा, चार। पंचभुज, त्रिभुवन, 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 इनमें सभी में शुरू में देखेंगे तो अंकार, कोई ना कोई अंकार है, इसमें त्रि आ रहा है, इसमें चार आ रहा है, चतुर्भुज, ठीक ना, तो संख्यावाचक रहना चाहिए। बट क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपको याद रखना है, जिस समास में पद की प्रधानता उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, तो आस्तिक बोलेंगे, ठीक ना। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है एक शब्द में। अगला, अधीश्वर में उपसर्ग है, पहले भी सेट में मैंने पढ़ाया था, इससे पहला जो लेक्चर हुआ था फर्स्ट लेक्चर उसमें ही मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी उपसर्ग आया था। उपसर्ग कहाँ होता है, शब्द के शुरू में। तो अधीश्वर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें उपसर्ग आएगा अधिधन ईश्वर, ठीक ना, अधि होगा। 22 उपसर्ग होते हैं, सभी उपसर्गों को आप याद कर लिए, परा परा अप सम निस निर दुस दुर्वी आंगनी अधियपि, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो फटाक से आप आंसर क्लिक कर लेंगे। जैसे अधियपि मेरे को याद है तो अधि होगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी इसको जब आप विच्छेद करेंगे तब भी मिलेगा, ठीक है। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रजनीचर मतलब होता है राक्षस, रात, निशा, ठीक ना। लोचन आंख को कहते हैं, यहाँ आंसू आया है तो ये दोनों गलत हो गए, ये आंख का पर्यायवाची। पिंगल कोई ना कोई भाषा या कलर होता है, ये भी गलत, तो ये नयनांग होगा, ठीक ना, आंसू का। नयनांग मतलब नयन में अश्रु, तो आंसू हो जाता है आंखों में। तो ये क्वेश्चन क्या क्या आया था, पर्यायवाची, तो आपको पर्यायवाची पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, ठीक ना। तो उपसर्ग के साथ साथ आप प्रत्यय भी पढ़ें। पीपर, पास, सरिस्मन, डोला काव्य में अलंकार है, तो ये हो जाएगा उपमा। उपमा, रूपक, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन अलंकारों में ज्यादा फोकस करना है, ठीक ना। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु फिर चंद्र फिर चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो बार बार छा की आवृत्ति आई है, तो ये अनुप्रास अलंकार, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो उपमा होगा, ठीक ना। पीपर, पास, सरिस्मन, डोला में कौन सा अलंकार है, उपमा।
और अलंकार से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा। सभी अलंकार जो एक बार जो एग्जाम में आ जाए उनको जरूर रट। जैसे पास ऑप्शन में दिया यमक दिया, उपमा दिया, रूपक दिया, तो इनको आप रट लें। उपमा पूछा था, हो सकता है अगली बार इनमें से कोई आए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है, मतलब समान अर्थ आता है। आना जाना ये विपरीत हुआ, आना है चले जाना है। काम काज ये सेम है, दोनों का मतलब कार्य ही होता है। सुख दुख विपरीत है। पानी वानी ये भी विपरीत है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द एक शब्द क्या है, तो इसका अर्थ होगा ऐतिहासिक, ठीक ना। पुरातात्विक, पौराणिक, संस्कृति ये कभी कोई भी नहीं होंगे। करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सूरदास की कृष्ण भक्ति, मतलब कवि परिचय, लेखक परिचय आपको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। उनके बारे में पढ़ना, भगवान के प्रति उनका क्या योगदान था, भगवान को किस रूप में वो ग्रहण करते थे। बट यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सखा भाव, ठीक है। अगला, अब दास भाव दाम्पत्य भाव किनका होता है, आप सर्च करके मेरे कमेंट्स करें तो हम जानेंगे कि आपने हिंदी की पढ़ाई अच्छे से की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा, कभी वो क्या होता है बच्चे देख करके ये पर्यायवाची अमृत का तो बनता चल जल्दी देखिए और ये पीयूष होगा क्लिक कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्वेश्चन को बहुत धैर्य से पढ़ना। नहीं का मतलब इनमें ऐसा ऑप्शन चूज करना जो अमृत से रिलेटेड नहीं है, पर्यायवाची से। तो सुधा मतलब अमृत होता है, इसको आप चूज नहीं करेंगे क्योंकि नहीं बोला है, ठीक ना, ये होता है। बिहग मतलब होता है पक्षी। अमीय का मतलब भी होता है अमृत, ये भी गलत हो जाएगा। पीयूष का मतलब भी होता है अमृत, ठीक ना। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक ना। अगर पूछता अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है तब भी आप चूज करते इनको, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर बिहग होगा, ठीक है। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक ना। बाकी कवियों के बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक ना। छायावादी कवि हैं, ये सभी छायावादी कवि कहलाते हैं। इनकी रचनाएं याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। जैसे मैं क्वेश्चन है पद्मावत किन की रचना है, ठीक ना। वो रश्मि, नीरजा, निहार किसकी रचना है, आप सर्च करें बताएं कि हम अच्छे से पढ़ें तो हम जाने, ठीक ना। आप हिंदी पढ़ते हैं ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन आत्मा, तो परमात्मा हो जाएगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नॉलेज गेन होगा, तो हो सकता है हिंदी में पढ़ने का इंटरेस्ट आए तो आप कुछ कोशिश किया करिए, ठीक ना। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद, तो देखिए क्वेश्चन संधि विच्छेद से आया है, ठीक ना। तो आपको संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा, संधि के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। इनके एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो परम धन आत्मा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो अनुराग का अर्थ पहले जान ले। अनुराग का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक ना। अनुराग मतलब प्रेम, तो ये देखो यहाँ हो गया प्रेम, ये विराग, ये घृणा, ठीक है। और ये सनुराग है, ठीक ना। तो ये सभी, ये भी गलत है, प्रेम तो समानार्थी हो जाएगा और घृणा तो होना ही नहीं है, ठीक ना, नफरत करना है। तो यहाँ हो जाएगा इसका अनुराग का विलोम होगा विराग। कोई कोई घृणा में कर देता तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। द करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ग्रामर से क्वेश्चन उठा, ठीक है। इसमें लिखा है वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, तो देखो पैसिव वॉइस के कुछ रूल होते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। दूसरा रूल, इसमें बाई लगा होता है, ठीक ना। मतलब इसके जब हम आंसर को चूज करेंगे, पता करेंगे कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तीसरा, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज हुआ हो, मॉडल वर्ब कैसे पहचानेंगे, 13 मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको जानना तो मेरे प्ले लिस्ट में आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर है उसमें जाकर के आप मॉडल वर्ब का जो टॉपिक है उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। 13 मॉडल वर्ब होते हैं, बट अभी के लिए इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब आया है कैन, ठीक है ना। और जब मॉडल वर्ब यूज होता है मॉडल वर्ब, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखिएगा बी प्लस V3 यूज होता है, बी के बाद तुरंत V3 लगेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आप पहचान लो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस V3 और वाई, ठीक है। V3 तो लगना ही था लेकिन मॉडल वर्ब होने के कारण बी लगेगा। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब देखो तो ये रिपेयर है, ये मेन वर्ब है, ठीक है।
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब मुझे यूज करना है थर्ड फॉर्म, तो ये रिपेयर आया, आंसर में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ये रॉन्ग, यहाँ रिपेयर तो ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फॉर्म, इन दोनों सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज हुआ, रिपेयर्ड और रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्म के पहले हमें क्या चाहिए, देख लो, V3 आपको चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, थर्ड फॉर्म के पहले जस्ट पहले बी चाहिए, तो बी दोनों में है क्या, ये देखो, तो अब कैसे चूज होगा सही कौन सा है गलत कौन सा है। चलिए एक और देखते हैं सेंटेंस में फिर, वी कैन नॉट, यहाँ पे यूज हुआ है सेंटेंस में नॉट, तो पैसिव वाइज अगर एक्टिव वाइज नॉट में है तो उसका आंसर भी नॉट में ही आएगा। तो देखिए इसमें कैन बस लगा है, तो ये हो गया रॉन्ग, और इसमें कांट यानी कैन नॉट यूज हुआ है, कैन नॉट बी रिपेयर, तो ये हो गया सही। आ गया समझ में, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंटोनियम्स ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का विपरीत क्या होगा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा उसे क्या बोलेंगे, होप। मतलब एक क्वेश्चन आया एंटोनियम से, तो हो सकता है सिनोनिम से आए, समानार्थी और विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं उनसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला अगला है द मीनिंग ऑफ फ्रेज, फ्रेज मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियां। टेक फ्रेंच लीव, इसका मीन्स क्या होगा, मतलब आपको फ्रेजेस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो इसका अर्थ होता है लीव विदाउट परमिशन, बिना किसी की अनुमति के किसी स्थान को छोड़ देना, वहां से चले जाना कहलाता है क्या, टेक फ्रेंच लीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द साउंड बेड बाय लायन, यानी शेर के द्वारा, शेर के द्वारा जो आवाज की जाती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मतलब आपको जानवरों की आवाज को भी नोट आउट करना पड़ेगा, इनकी आवाज को आपको सर्च करके या किसी बुक से पढ़ के इनको याद करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं रॉरिंग यानी दहाड़ना, गर्जना, ठीक है। बाकी ये जो दिए गए हैं ये भी किसी न किसी जानवर के आवाज हैं, इनको आप सर्च करें और इनका मीन्स आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊंगा आपने सही सर्च किया है कि गलत, ठीक है। चलिए इससे आपको तीन जानवरों की आवाजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए पहले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पहले लेक्चर में भी आया था क्वेश्चन, तो उसमें सीनियर था, ठीक ना। इस बार क्या है देखिए, आई प्रेफर, इसके साथ हमेशा एडजेक्टिव टू का यूज होता है, ठीक ना, ये एडजेक्टिव आया, ये ग्रामर से आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नो न्यूज, इसमें आया लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन आया, कौन से लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब 24 होती हैं और इनके बाद तुरंत नाउन यूज होता है, इसका रूल है, क्या यूज होता है, नाउन, ठीक है ना। तो ये जैसे गुड, गुड न्यूज, यहाँ ये नाउन का काम किया, और लिंकिंग वर्ब के जस्ट पहले होता है सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट किस प्रकार का हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या कि फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बट इसका रूल है, तो रूल क्या कहता है लिख लो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड विद प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, नो न्यूज, न्यूज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम जो यूज करेंगे वर्ब वो कैसा होगा, देख लो, सिंगुलर वर्ब ही आप यूज करना, ठीक ना, ये सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम पहचान लेते हैं कौन सा वर्ब क्या है। एम का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट आई के साथ करेंगे, आर जो है ये प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आने वाला, और ये क्या होता है सिंगुलर वर्ब। तो ये श्योर हो चुका है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इस, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ तो यस लगा है तो प्लूरल है, तो नहीं, ये एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं, आप संघवी की एक एबीसी ग्रामर आती है उसको आप उठाइए, और आप नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन जेंडर, इन सारे चैप्टरों को, या आप कहा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप अच्छे से पढ़ें, आपको ये मिलेगा प्लूरल और सिंगुलर वाले सब्जेक्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो ये आपको लास्ट में जैसे चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो एक जगह लिखा हुआ है एक्सेप्शन में कि मतलब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके अंत में यस लगा होता है, दिखते तो प्लूरल है लेकिन वो हमेशा क्या होता है सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड जेंडर, इसका अर्थ होता है हंस, क्या होता है हंस, और ये नर हंस को रिप्रेजेंट करता है, नर हंस को बोलते हैं जेंडर, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मादा हंस, और इसको बोलते हैं हूस, ठीक है, क्या बोलते हैं मादा हंस। तो आपको मीन्स भी पता होना चाहिए अन्यथा आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक ना। मतलब एक क्वेश्चन आया जेंडर से, ठीक है,
जेंडर से आ चुका है, एडजेक्टिव से आ चुका, वर्ब से आ चुका क्वेश्चन और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ चुका है। इन देखो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच 1 बाय 1 करके आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स, द फिल इन द ब्लैंक्स। तो रूल पढ़िए, रूल द के बाद हमेशा आता है नाउन, ठीक है, द एक आर्टिकल है, हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। दूसरा रूल क्या कहता है, हैव लगा है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे है, ठीक ना, हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, तो मेन वर्ब आती है, क्या आती है, मेन वर्ब, ये रूल है, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल क्या कहता है, अब याद रखो, अगर हैव हो, हैड हो और हैज हो, ये रूल है, हैव, हैज और हैड किस रूप में हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V3 लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, V3 फॉर्म लगेगा। जितना रूल आप याद कर लो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो दा के बाद लगना क्या, नाउन, पहला रूल नाउन लगना है, जिसमें नाउन आपको पहचानना है। सेकंड में नाउन आना चाहिए, पहले में ये आ गया नाउन, ये रॉन्ग, क्योंकि नाउन का सीन मतलब होता है पर्दा और सीन का मतलब होता है देखना। कैसे, शी के फॉर्म, शी, सा, सीन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है, और तो ये क्या हुई, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो गया, सीन यहाँ पे आया, द के बाद क्या लगना है, नाउन, तो ये हुआ रॉन्ग, ठीक है। सिन, सिन मतलब होता है पाप, और सीन मतलब फिर से वर्ब आ गया, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। इसमें सीन V3 फॉर्म है और ये सीन यानी नाउन, तो ये करेक्ट हुआ सी, क्योंकि यहाँ पे क्या आना है, द के बाद नाउन, तो नाउन हमें मिल गई क्या, शीन, ठीक है, और ये सीन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, आपको सभी वर्ब के फॉर्म याद कर लेने हैं। वर्ब के जनरली 5 फॉर्म होते हैं, 3 हुए, ठीक ना। अगर मैं ध्यान रखूँ गो के सभी फॉर्म बनाऊं तो टू गो वर्ब की फर्स्ट, ये फुल फॉर्म हो जाएगी, फुल फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर गो हो जाएगी, इसको बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगी वेंट, वेंट हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर गॉन होगी, गॉन को बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर गोज होगी, तो गॉन के पहले होगी गोइंग, जिसको बोलेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट होती है GOES, इसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जनरली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब याद रखिएगा कुछ फैक्ट, ठीक है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसके लास्ट में हमेशा ING लगता है, क्या लगता है, ING, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी पहचान क्या है, S या ES लगता है, ठीक है ना। इसी को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब होती है, इस चीज को नोट करें। तो चलिए क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा प्ले, यहाँ पे लिखा प्लेइंग, और यहाँ लिखा प्लेड, और यहाँ पे लिख दिया प्लेस, ठीक है। आपको इनमें से पहचानना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है। चलिए तब तक आप इसको पहचाना, कमेंट्स करें। हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 9। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला, इसका प्लूरल क्या आएगा, फिर से आया आपके प्लूरल से ही एक क्वेश्चन फिर से, तो इसका होता है फार्मूले, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, प्रिजर्व को क्या हो जाएगा, कंजर्व भी होता है, प्रोटेक्ट भी होता है, बट इससे इसके सेम टू सेम वर्ड मिल रहा है इसमें कंजर्व में, इसलिए इसको हम चूज करेंगे, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटी बोला था ना, एंटोनियम सिनोनिम दोनों क्वेश्चन दे दिया इसमें। अगला क्वेश्चन 11, हुज फिल इन द ब्लैंक्स दीज कैटल। अब हुज जो है इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद जो आएगा कि कोई भी वर्ब आएगा तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, तो यहाँ देख लो ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक ना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा अभी मैं ऊपर रूल पढ़ाया हूँ, क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और इनमें से मैं बता चुका हूँ, आई के एम का यूज आई के साथ, आर क्या है, प्लूरल वर्ब कहलाता है, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, इससे पहले ही मैंने बताया है, ठीक ना। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब भेजना है, ठीक ना, क्योंकि मैं इससे ऊपर बताया हूँ, अगर थोड़ा सा समझ में आया होगा तो आप बता देंगे, ठीक है। चलिए अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, गिवमेंट मीन्स क्या होता है, ठीक ना, तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करने, यानी व्यक्त करने को कहते हैं गिवमेंट। ये भी फ्रेजेस आया, मुहावरा आया था। क्वेश्चन नंबर
13 द रिवर फ्लोज, नदी बह रही थी, क्या होगा, अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के निचले हिस्से मतलब थोड़ा सा नीचे से क्या हो रही थी, नदी बह रही थी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये चैप्टर प्रीपोजिशन से आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको सबको जानना है ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करती हो, ठीक ना, ठीक है। ये पोजीशन व्यक्त करने के लिए होता है, ये भी पोजीशन व्यक्त करने के लिए, लेकिन जस्ट ऊपर अगर व्यक्ति कोई हो तब, और फैली हुई हो तब के लिए, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन के बारे में भी आपको अगर ज्यादा इन प्रीपोजिशन की जानना है, के बारे में जानना है, तो आपको मेरे यूट्यूब के आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर चैप्टर ओपन करना है, उसमें 200 150 200 वीडियो बनी हुई हैं, उनमें से आपको प्रीपोजिशन वाला जो टॉपिक होगा उसको आपको पढ़ लेना है। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स करें, हम दोबारा आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इज द साइलेंट लेटर इज ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं हॉनेस्ट, ठीक ना। ऑनेस्ट होने के कारण यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ओ से, तो यश हो गया बाहर। तो ये बोला साइलेंट लेटर, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी आते, एक क्वेश्चन आ रहा साइलेंट लेटर से, ठीक ना, इसमें भी आ गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। मैंने उस लेक्चर में आपको बोला भी था कि जो भी करेक्ट आंसर होगा तो उसको आप भेजिएगा। शायद किसी बच्चे से नहीं बना, देखे तो सभी ने हैं, लेकिन बना किसी से नहीं, इसलिए उसका करेक्ट आंसर कोई नहीं बता पाया, ठीक ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, HOUR, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट्स करें, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, फर्स्ट इंटेलिजेंट, उसको हम पिन लिंक करेंगे, सबसे ऊपर उसके कमेंट्स में रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, दो, इस बार जेंडर से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक ना, अपोजिट, तो इसमें बोला गया है अपोजिट बताना है, अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, तो इसका होता है विक्सेन, क्या होता है, विक्सेन। फॉक्स का जेंडर आप याद रखना, विक्सेन। ये अपवाद हैं जो जैसे फादर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, ऐसे सिस्टर का ब्रदर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, तो ये बिल्कुल कॉमन होते हैं जिससे याद हो जाते हैं। लेकिन ये फॉक्स, विक्सेन, ये हालांकि अलग है थोड़ा, इनको याद करना इतना आसान नहीं है। मेयर जो है ना, ये हॉर्स का होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू होंगे। पहला, प्लांट आर द मेन एयर प्योरीफायर बिकॉज दे शो, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टॉपिक से मतलब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जो टॉपिक होंगे आपके साइंस में, उनको पढ़ लेना आपको, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। नॉर्मली रेन वाटर इज साइलेंटली, सामान्य वर्षा का जल थोड़ा क्या होता है, तो इसको याद रखना, अम्लीय होता है, ठीक ना। 5.6 समथिंग लगता है, 6.5 5.6, इनका पीएच वैल्यू जो होती है, इसलिए। अगला, भोपाल गैस occurred ड्यू टू विच केमिकल, तो MIC। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, तो इसको याद रखना, MIC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। तो इसके कारण भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी, तो MIC के कारण, तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34, द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच लिव्ड इज कॉल्ड। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, पिछले लेक्चर में भी आप अगर देखे हो तो याद होगा कि इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन, इससे फिर से लेयर से पूछा है। तो इसका हो जाएगा लेथोस्फेयर, मतलब स्थल मंडल, यानी पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं, मतलब आप हम जहाँ रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, लेथोस्फेयर, स्थल मंडल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी निम्न में से किसमें अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जिसको याद रखना, जनगणना, सेंसस, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 36, द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक तो बेस्ट ही होता है एग्जाम में, इन टॉपिकों से क्वेश्चन जरूर हर बार आता है, तो इनको आप याद करके जाएं। वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का जो क्षरण
करने वाली गैस है, तो इसको याद रखना CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। CF और C कहीं कहीं फुल फॉर्म दिया है, कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसे बोलेगा CFC, तो इसको याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 37, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर 78% है। मतलब पूछा जा रहा है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितने परसेंट होता है, 17%, 78%। ऐसे ओजोन का याद रखें, कार्बन का याद रखें, ठीक है। तो इनके परसेंटेज आप याद करके रख लो, क्योंकि अब जो गैसें हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, यानी जो नीली क्रांति का संबंध है किससे है, तो इसको याद रखना मछली उत्पादन से होता है। फलों के लिए होता है गोल्ड रेवोल्यूशन, ठीक ना। और सरसों उत्पादन के लिए मस्टर्ड, सरसों उत्पादन जो होता है ना इसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक ना। और दुग्ध उत्पादन के लिए होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, व्हाइट के लिए दूध सफेद होता है तो व्हाइट हो गया, सरसों पीला होता है तो ब्लू हो गया, नहीं येलो होगा, ठीक ना, ठीक है, यहाँ येलो। और इसके लिए फ्रूट के लिए गोल्ड, ठीक है। इस प्रकार याद रखें। अगला, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये पिछले वाले क्वेश्चन लेक्चर में भी पूछा गया था, मैंने देखा था पिछले जो सेट था उसमें भी, मतलब हर सेट में जो ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ चुके उनकी रिवीजन आप करते जाओ, जिससे आप मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये रिपीट हुए तो आपसे बन जाना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये याद रखना कान्हा-किसली नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ मतलब है तो क्या है, तो सबसे ज्यादा जहाँ प्रजातियां पाई जाती है वहाँ जैव विविधता का हॉटस्पॉट देखा गया है, ठीक ना। तो इसको याद रखना जंगल यानी फॉरेस्ट, ठीक ना, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ एंड एंड विथ है, सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित होती हैं, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड, पिछले वाले भी लेक्चर में पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके आप याद रखना 5 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, तो 1973, याद रखना भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973, ठीक है। Which of the following movement was carried out of the conservation of forest and environment, निम्न में से कौन सा आंदोलन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन, तो ये टॉपिक पिछले वाले लेक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो ये बन जाएगा, आप तुरंत इसका आंसर देख पाओगे। चिपको आंदोलन, इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन या कैंपेन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल पोल्यूशन, यानी वैश्विक प्रदूषण को जो सबसे बड़ा योगदान करता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, याद रखिएगा औद्योगिक प्रदूषण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Which of the following is different from others, इनमें से आपको बताना कि निम्न में से कौन सा अलग है, ऑड बताना, ठीक ना। जिसका जगुआर अलग होगा, करेक्ट आंसर आप जगुआर देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी, अग्नि और नाग ये सभी क्या मिसाइल है, ठीक ना। जबकि जगुआर मिसाइल का नाम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा की जो रानी है मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा पचमढ़ी को, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच गेम इज रिलेटेड टू पेनल्टी कॉर्नर, उस गेम का नाम बताए जिसमें पेनल्टी कॉर्नर शब्द का यूज करते हैं, ठीक ना। संबंध किस खेल से संबंधित है, तो इसको आप याद रखना हॉकी से, ठीक है। हॉकी शब्द, हॉकी खेल में पेनल्टी कॉर्नर का प्रयोग करते हैं। पिछले वाले में भी पूछा गया था तो उसमें उसमें एक क्वेश्चन आया था तो क्रिकेट से संबंधित था। अब पिछले लेक्चर को आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब गेम से रिलेटेड भी शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो नॉर्मल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन तीन, और बैडमिंटन, कैरम, इनके बारे में आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। हु रोट गोदान, यानी गोदान की रचना किसने की, तो आप अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये जान जाएंगे, तो इसको याद रखें प्रेमचंद ने की थी, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, देखो एक क्वेश्चन स्टेडियम से भी पूछा गया था,
तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। ठीक है। अगला, अब ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी राज्यसभा सीट आर देयर इन एमपी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मध्य प्रदेश में हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक ना, ये राज्यसभा सीटें हैं और इसको बोलेंगे लोकसभा सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29 सीटें हैं। ठीक ना। ये विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 230, लोकसभा की सीट 29 और राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। ठीक है। देखिए, विच कंट्रीज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, मिडनाइट सन मतलब मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो आप ल्यूसेंट एक बुक आती है, उसको खरीदें, उसमें इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना आपको मिल जाएंगे। इसको आप लिखेंगे नॉर्वे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका नॉर्वे होगा। दूसरा, इंडिया हैज, भारत में है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ ठीक ना, इसको आप याद कर लें, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है। अगला, हु वाज सेलेक्टेड फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019, यानी 2019 के लिए किसे चुना गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना, तो इससे अमिताभ बच्चन को दिया गया था। वही क्वेश्चन नंबर 55 देखें, जंगल सत्याग्रह वाज कैरिड आउट अंडर ऑफ द लीडरशिप, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दुर्गा शंकर मेहता इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है, तो इसे आप याद रखें, बारहसिंगा होता है। ठीक ना, इसे इंग्लिश में स्वैप डियर बोलते हैं। ठीक ना। अगला, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो आपको थोड़ी मध्य प्रदेश की डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसको आप वहां से देख लेना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनियन, यानी उसको बरगद बोलते हैं। ठीक ना। अगला, द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मिल ऑफ इंडिया इज, तो इसको आप याद रखना, नेपानगर में भारत की प्रथम न्यूज पेपर की मिल थी। वहीं 59 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विथ लहंगी डांस। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहरिया। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, डायमंड माइंस आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी हीरे की खदान किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसको आप याद रखें, पन्ना जिले में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, यानी काला सोना वास्तव में क्या है, जिसे याद रखना, पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। ठीक है। वहीं 62 नंबर क्वेश्चन को देखें, प्रकाश पर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये दूरी से होता है। ठीक है, डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। 63, रिडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो ये याद रखना, अमीबा में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले वाला जो लेक्चर था 58 मिनट का, समथिंग 1 घंटे का, तो उसमें ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, जबकि यहाँ जस्ट अपोजिट पूछा गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, या आइसोटोप्स दिए गए, पूछा गया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम मैंने पढ़ाया था, और ये देखो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, इटेरियम नहीं होता। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 65 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आया है, हीलियम, नियॉन तथा आर्गन है, यानी हीलियम, नियॉन और आर्गन क्या है बताएं। तो ये होते हैं नोबल गैसेस, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अक्री गैस, मतलब इनके साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनते हैं। जैसे आप देखोगे तो CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन बनाए मिलके बनाए हैं, लेकिन हीलियम यानी इसका सिंबल होता है He, नियॉन का Ne और आर्गन का होता है Ar। ये जहां भी मिलेंगे ना आपको अकेले ही मिलेंगे, इनके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनता। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक कंपाउंड बना है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है तो जल बन जाता है। ठीक ना, लेकिन इनके साथ कोई भी कहा जाए कंपाउंड यौगिक नहीं बनता है। ठीक ना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, पूर्णतः अपने पूरे के पूरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रखे हुए होते हैं। इन्हीं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हीट
अक्री गैसें, किनको किनको, हीलियम, नियॉन, आर्गन और हीना, इसका कोड जो है ये केमिस्ट्री में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये समूह 18 के तत्व में आते हैं, 18 समूह 18वें में, ठीक ना। इनका शॉर्ट फॉर्म हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, ऐसे क्रिप्टान और फिर जेनान, फिर रेडान होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आप जेनान तक याद रखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, ठीक ना। तो ये होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया कैन बी केस्ड बाय द बाइट ऑफ बिच मॉस्किटो, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेडीज मच्छर होते हैं जो काटते हैं जिससे मलेरिया होता है, फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। वहीं 67 नंबर, मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले लेक्चर में। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं को आप कि एग्जाम आप इजीली निकाल लें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ना है और इनसे जो टॉपिक से क्वेश्चन आए टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुकिंग गैस। तो एलपीजी कुकिंग गैस के मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। C2 और H, तो ब्यूट जैसे कार्बन के 2 एलिमेंट होते हैं, ब्यूटेन का देखो स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, देख लेना ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक ना। तो ये 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ये, ठीक ना। 3 3 6, तो C2H6 इसका क्या होता है स्ट्रक्चर फार्मूला भी होता है, ठीक ना। ब्यूटेन का, एथेन में कार्बन 1 होगा, ठीक ना। मिथेन में ब्यूट में ये ब्यूट को 4 बोलते हैं, C4 होता है, ठीक ना। C4 होगा, एथेन में 2 होंगे, C2 होता है, यहाँ C4 होगा और प्रोपेन में C5 होता है, यानी 5 कार्बन लगे होते हैं। तो ये जो है C4H6 नहीं होगा, C4 के साथ अब यहाँ कार्बन बढ़ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। जब कार्बन बनेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आपकी काउंटिंग हाइड्रोजन की इस प्रकार हो जाएगी। तो कितने 3 3 6 तो 8 2 10, ठीक है। तो C4H10 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। एथेन में C4 C2H4 और प्रोपेन में कितना 5 कार्बन होंगे। तो यहाँ प्रोपेन में 5 नहीं होते हैं, कार्बन 3 ही रहते हैं, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा C3H8 होता है, ठीक ना। इसके स्ट्रक्चर ब्यूटेन का फिर से देख लें एक बार, C4H10, एथेन का C2H4, प्रोपेन का C3H8 होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। वहीं अगला क्वेश्चन 68 देखें, मेटल विच इज स्टोर्ड कैरोसिन, तो इसको याद रखना कि एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, उसका नाम क्या है, सोडियम, रख लेना आप, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है सोडियम। और सबसे कोमल धातु भी होती है, इसको चाकू से आप काट सकते हो, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट, ठीक ना, पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन था, तो स्पुतनिक फर्स्ट, इसको याद कर लें आप। मेटलिक ऑक्साइड हैज नेचर, मतलब पूछा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसको आप रटे क्षारीय होती, ठीक ना। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, यानी पूछा जा रहा बच्चे के लिंग का जो निर्धारण होता है कि मतलब बच्चा पुरुष होगा या स्त्री होगा, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा, किस पे डिपेंड करता है, तो ये पिता के गुणसूत्र पे, ठीक ना, क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप, यानी पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था, जिसको याद रखें डॉली था, ठीक ना। वही क्वेश्चन नंबर 73, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटॉम गिवन बाय, यानी परमाणु संरचना का प्रथम जो मॉडल दिया था तो किसने, क्रिस्टोफर जे थॉमसन ने, कहीं थॉमसन कहीं थॉमसन, तो यहाँ पे ये लिखा है थॉमसन ने। वही क्वेश्चन नंबर 74, फैक्टर ऑफ पोलियो डिजीज इज, जो पोलियो फैलता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो आप याद रखें वायरस, जिसे विषाणु बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दिया था, तो स्लीडेन एंड स्वान ने दिया था। इसका आंसर कोश के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडेन एंड स्वान, ठीक है। व्हाट इज सीएनजी, देखो पिछले लेक्चर में भी ये मिला था और इसमें भी मिला, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सीएनजी क्या है, तो इसको याद रखें आप, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। वहीं एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। अगला, विच
प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो भोर एवं संध्या का तारा किसे कहा गया? तो इसे शुक्र याद कर लें आप, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 78, बीच इज हाईली मेलो मेटल, सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो याद रखें सोना। सोना जो तो बहुत ही स्मूथ होता है, प्योर सोना, इसलिए जो भी आभूषण बनते हैं ना, तो 100% सोने से नहीं बनते। अगर कोई भी बोले कि हमने सोना खरीदा और पूरा 100% सोना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई अदर एलिमेंट ऐड होंगे ही होंगे। और जितना हार्ड आभूषण बनेगा उसमें उतनी ही कम मात्रा में सोना होगा, ठीक है। अगला, how many images will be formed when two plane mirrors are placed parallel to each other? यानी जब दो समान दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएं तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा? तो याद रखिए इन्फिनिट इन्फिनिट यानी अनंत पे बनेगा, ठीक है। अगला, द कलर पार्ट ऑफ आईज इज कॉल्ड, यानी आंखों पे का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको आप याद रखें, परितारिका, आयरिस बोलते हैं, ठीक है। परितारिका जो कलर्ड रंग होता है उसे परितारिका बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर इज, नीचे दिए गए आयत में एक्स का मान क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 4x और 40 दिया है, और ये जो साइड है ना, ये कहलाती है डायगोनल, यानी जिसको बोलते हैं विकर्ण। और आयत का विकर्ण हमेशा क्या होता है? बराबर। तो 4x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 40। देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 40/4। और आप प्यार से इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 10, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। 3x इज इक्वल 3.5। तो आपको पता करना है कि x का मान क्या होगा। अगर आपसे थोड़ा सा भी छोटा मोटा कैलकुलेशन बनता है तो आप इसका आंसर जरूर कर लेंगे। तो इसके आंसर को आप कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं क्या आया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको प्रसार करना है, ठीक है। a³ + b³, तो ये फार्मूला दिया है, ठीक है। अगर हम 9th NCERT की बात करें तो चैप्टर 2 में 8 आइडेंटिटी यानी 8 सर्व समीकरण दी हैं। और ये जो है ना, ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया है। वहीं आप 8th क्लास में हैं तो आप इस फार्मूले को और प्लस 8 जो सर्व समीकरण है 9th NCERT चैप्टर 2 से आप लिख लें, क्योंकि ये जो NCERT फार्मूले होते हैं वो जरूर आते हैं। जैसे अब देख लो, यही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप कैसे जानोगे कि सही कौन सा होगा? तो इसका एक ट्रिक है, ध्यान रखना, क्यूब होना चाहिए पावर में। जैसे यहाँ क्यूब है ना, ट्रिक पे ध्यान देना, क्यूब जरूर होना चाहिए। अगर क्यूब है a³ + b³, तो इसका ट्रिक ध्यान देना क्या होगा, प्यार से देखो। सबसे सरल ट्रिक, यहाँ पे अगर प्लस है, समझना, अगर प्लस है तो पहले जो ऑप्शन होगा वो प्लस वाला होगा। तो जैसे यहाँ माइनस है तो रॉन्ग, यहाँ माइनस है तो रॉन्ग, ठीक है। पहला ट्रिक हुआ कि अगर प्लस दिया है तो क्या होगा? प्लस वाला होगा। तो जैसे दोनों में प्लस है अब, ठीक है। फिर जब अगला ब्रैकेट शुरू होगा तो उसमें माइनस होगा, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन में प्लस है तो शुरू में प्लस होगा, देन उसके बाद क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो देखिए, इसमें प्लस है और ये माइनस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं बी पे ध्यान दें तो दोनों में प्लस हो गया, इसलिए रॉन्ग। वहीं अगर ध्यान दें, क्वेश्चन अगली बार ये पूछा जा सकता है कि a³ - b³ का फार्मूला क्या होगा। तो थोड़ा सा कॉमन चेंज होगा इसमें, क्योंकि शुरू में माइनस मांगा है, तो जिसमें माइनस होगा, जैसे ये सी ऑप्शन देख रहे हो ना आप, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा a - b और a² + ab + b², ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये, और इस फार्मूले को आप याद कर लें, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करना है 1331 का, तो इसका करेक्ट आंसर 11 होगा। आप क्या करिए, क्यूब याद कर लें। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ये क्यों होता है तो इसको ध्यान से देखें। 1 का क्यूब 1 होने का रीजन क्या है कि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि पावर क्या दी हुई है, यहाँ आप देखें 3 दी है। ऐसे 2 का क्यूब 8 क्यों होता है? क्योंकि 2 × 2 × 2 होता है, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कम से कम 20 तक का क्यूब याद कर लें तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि जो भी नंबर दिए हैं तो इनका क्यूब रूट क्या होगा। तो ये आया कैसे? देखो, ऐसे क्वेश्चन वैसे इस प्रकार से है ये, तो इसको लिखा वर्डिंग में गया है, बाकी इस प्रकार से फाइंड करना था। तो हम इसका अगर एलसीएम लेते 1331 का,
तो देखिए इसको निकालने की जो मेथड है वो डिवीजन मेथड से है और फैक्टर मेथड से, तो मैं फैक्टर से कर रहा हूँ एलसीएम से। तो इसको 11 से डिवाइड किया तो 1 2 1 आया, फिर 11 से डिवाइड किया तो 1 1 आया, और 11 से डिवाइड किया तो 1 आया। देन यहाँ पे हमने 3 टाइम 11 इंटू 11 इंटू 11 रखा, और यहाँ पे पेयर 3 का बनेगा क्योंकि क्या है पावर 3 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 11। ये तो मेथड थी निकालने की, बट अगर आपको क्यूब याद है तो आप तुरंत ही आप जान जाएंगे कि किस नंबर का क्यूब है। तो जैसे मुझे क्यूब याद था कि 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, इसलिए इसका क्यूब रूट भी क्या होगा 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1331 का क्यूब क्या होगा 11 होगा, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ऐसे इसका क्या होता है 3375। ठीक है, इसका क्या होता है 1728, इस क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब अगर क्यूब देखे पावर अगर देखेंगे तो इनका होगा, इसका हो जाएगा क्यूब 9261, इसका क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आ गया क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब ये है कि इनमें अगर पावर लगी है, इस प्रकार से अंडर रूट लगा है और यहाँ 3 लगा है, तब हम इसको कहेंगे क्यूब रूट। ठीक ना, 9261 का क्यूब रूट क्या 11, और 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 9261। आया समझ में? ऐसे ही 1728 का क्यूब रूट क्या होगा 12, लेकिन 12 का क्यूब क्या होगा 1728 1728। ठीक ना, तो इन सभी नंबर्स को आप याद कर लें, इनका क्यूब याद कर लें, 1 से लेके 20 तक के क्यूब तो जरूर आप याद कर लें, क्यूब और क्यूब रूट दोनों आने चाहिए। एक बार देखो, देख लो अच्छे से, देखो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब रूट को क्या होगा 1, और 1 का क्यूब क्या होगा 1। देखना इधर क्यूब रूट इधर क्यूब। ऐसे ही 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, और 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक ना, ऐसे ही 27 का क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पावर 3 रहेगी, ध्यान से देखना पावर 3, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, वहीं 3 का क्यूब क्या होगा 27। कैसे, जो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो समझ में आया, क्यूब और क्यूब रूट इस प्रकार से फाइंड किया जाती है, याद की जाती है। ठीक है, और निकालने के मेथड अगर हम देखें तो डिवीजन मेथड है और एलसीएम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड्स इसको हम निकालते हैं, एक लघुत्तम निकाल करके और एक भाग करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं क्या है। जब बैंक में, ठीक है, when money is deposit in a bank for a fixed period of a time then it is called, क्या हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब जब बैंक में निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सावधि जमा खाता कहा जाता है। अब सावधि जमा खाता हिंदी में लिखा है, इसे बच्चे कोई भी नहीं सुनते सावधि जमा खाता, बट इसको जरूर आपने अपने घर में परिवार में आस पड़ोस में कहीं सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करा है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा आपने सुना होगा एफडी। एफडी क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कोई भी आपके पास अतिरिक्त पैसा है, उस पैसे का आप यूज नहीं कर रहे हैं, बैंक में पड़ा हुआ है, तो किसी काम करें तो उसको क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने। ठीक ना, या कि 1 साल 2 साल, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है जो भी बैंक के द्वारा दी जाती है, तो उसमें आपका जो भी है, अगर 1 लाख आपने जमा किया खाते में, ठीक ना, तो अगर मान लीजिए 1 लाख जमा किया और बैंक बोला कि एफडी अगर कराओगे 1 साल बाद मैं आपको 7% का इंटरेस्ट दूंगा, तो मतलब आपको 7,000 रुपए क्या मिल जाएगा एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 लाख तो मिलना ही है, 7,000 और मिल जाएगा। तो ये एफडी कहलाती है। बचत खाता क्या होता है, जैसे कोई भी कॉमन पर्सन जो भी खाता खुलवाते हैं उन्हें क्या होता है, उनका सेविंग अकाउंट कहलाता है। जितने भी बच्चे खुलवाए उनका सेविंग अकाउंट होगा, और नॉर्मल पर्सन जो भी खाते को ओपन करवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट कहते हैं। रही बात चालू खाता, तो ये व्यापारियों बड़े अमाउंट वाले पर्सन के लिए है, जो व्यापारी बिजनेस वगैरह करते हैं, जिनके पास टर्नओवर ज्यादा रहता है, वो करंट अकाउंट चलाते हैं। आगे समझ में, तो क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इस आकृति में। तो ये क्या है 1 2 3 और 4। ठीक ना, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहलाया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। तो सभी को आप ऐड करके इक्वल पे 360 रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 + 130 + 120
प्लस एक्स इज इक्वल क्या रखेंगे आप 360। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए। तो सब ऐड किए, ये 50 130 120, तो ये कितना हो गया 300, और प्लस एक्स इज इक्वल क्या हुआ 360। देन एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 360 माइनस 300, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आगे समझे। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण, त्रिभुज के सभी कोण, पंचभुज के सभी कोण, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इन सभी के एंगल का सम जरूर याद करें। और रही बात अगर एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक पे फोकस करें तो ये मे बी चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 3.1 और 3.2 आप अच्छे से फोकस करें, ठीक ना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ आपको दे देता हूँ, ठीक ना। एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है। यहाँ 70 डिग्री दे दिया और यहाँ पे मैं आपको 150 डिग्री दे दिया, और ये 50 का 50 ही है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। आपको फैक्टर निकालना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एक इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक ना, तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दिए रहेंगे इनके प्लस और माइनस की इंटू आपको करना है। जो भी साइन दे होंगे इनको इंटू करेंगे। अगर ये वाला साइन मैच कर रहा है तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक ऑप्शन में आए तो वो करेक्ट हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आ रहे हैं तो फिर श्योर नहीं होगा, तो उसकी दूसरी फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब हम इंटू करते हैं तो माइनस आ रहा, करेक्ट है। मतलब इसमें माइनस, इसमें देखो माइनस और माइनस के इंटू किए तो प्लस आ रहा, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस चाहिए, मतलब इनका आपस में इंटू करने पे माइनस आना चाहिए, गलत होगा। प्लस माइनस से ये माइनस आ रहा है, ये भी हो सकता है, प्लस माइनस में इंटू किया तो माइनस आ रहा है। मतलब ऑप्शन हमारे पास एक ही जो है वो गलत आया है, बाकी 3 सही आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब दूसरी ट्रिक क्या होगी, हम क्या करेंगे, एक एक करके इनका इंटू करेंगे आपस में, ठीक है ठीक है। लेकिन तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट करिए, और ये अगर जिसमें आ जाए सेम टू सेम आ जाए वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आप आपको बता दें, ऐसे आप लिख लो और इनको प्रोडक्ट कर डालो, ठीक है। x प्लस 7y और 7x माइनस वाई, ठीक है। अब x से x का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर x का माइनस बाई में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाई, ठीक है। वहीं 7y का 7 से इंटू करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और x और y के इंटू क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस और माइनस के इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा -7y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 7x स्क्वायर लिखिए, और 49 में एक एक्स वाई घट गया, देखो 49 यहाँ पे लिखा और ये एक्स वाई बस लिखा है, तो 49 एक्स वाई में एक एक्स वाई सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 48 ये एक्स वाई हुआ, ठीक है। और ये माइनस हो गया 7y स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन देखो मिलाओ, अगर सेम आ रहा हो तो 7x स्क्वायर 48xy माइनस 7y स्क्वायर करेक्ट आ रहा ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहला ही। आगे समझ में, मतलब जो ऑप्शन हो उसी को आप सॉल्व करके क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, अगर वो मिल जाए तो आपको इजीली आपका करेक्ट ऑप्शन चूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोणांतरित करती है उसकी माप क्या होगी। तो ये फिर से 3 चैप्टर से आया, एनसीईआरटी के 3.2 3.3 आप अच्छे से पढ़ें, ठीक ना। तो मे बी 3.2 से ही आपको काम हो जाएगा, ठीक ना। measure of angle subtended by each side of a regular hexagon at the center inscribed in the circle। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आया है, बोला गया है कि आपको एंगल फाइंड करना है सम षटभुज। सम षटभुज का मतलब होता है 6 साइड होती है इसमें, ठीक ना। कितने 6 साइड लिखा ना, हेक्सागोन 6 साइड। तो हमेशा याद रखना जितने भी एंगल, जब इसके हम एंगल को फाइंड करेंगे तो 360 में जितना भी एंगल फाइंड करना उसको डिवाइड कर देंगे। मुझे कितना एंगल फाइंड करना था, सम षटभुज यानी 6 कोण, ठीक ना, 6 भुजाएं देंगे, तो इसका प्रत्येक का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे 360 से तो कितना आया 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा
60 आ गया समझ में। मतलब जितना एंगल बोलेगा उससे आपको 360 में ही डिवाइड करना है, हर बार याद रखना, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। किसी वृत्त के अंदर स्थित एक पंचभुज, क्या लिखा है, पंचभुज। पंचभुज को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे, पेंटागन, पेंटागन, ठीक ना। तो आपको फाइंड करना है कि उसकी माप क्या होगी। पंचभुज हो तो प्रत्येक साइड का जो एंगल होगा कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन का मतलब होता है, बताते हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटते हैं तो उसकी संगत कोण क्या होता है। तो देखो पैरेलल लाइन मतलब एक ऐसी दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी टच ना करें, इनको पैरेलल लाइन बोलती है। जैसे हो गई, ठीक ना। एग्जाम्पल में अगर देखें तो आप बुक के दोनों किनारे देख सकते हो, कभी नहीं कटते हैं, ठीक ना। टेबल के दोनों किनारे देख सकते हो, आप स्केल लिए रहे तो पटरी जिसे बोलते हो, उसके दोनों किनारे कभी टच नहीं होते, ठीक ना। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। अब क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सल, इसमें एक लाइन हम ड्रॉ करें जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक ना। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये बोला कि एक तिर्यक रेखा इसे अगर काट दे, रेखाओं से काटती हो तो उनके संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे। तो हमेशा याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज विल बी इक्वल, क्या होते हैं, समान होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना, एक बाहर तो एक अंदर, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। एक बाहर तो एक अंदर, ये हो गया, ठीक ना। ऐसे ही एक अंदर तो फिर एक बाहर, एक अंदर तो फिर एक बाहर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इट विल बी दीज एंगल्स आर ऑलवेज विल बी इक्वल, ये जो करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अब क्योंकि संगत से पूछा है तो याद रखना, इस बार संगत से पूछा तो अगली बार जरूरी थोड़ी ना होगा संगत से ही पूछेगा, अगली बार पूछ सकता है एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, ठीक ना। अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। और पूछ सकता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। एकांतर अंतः कोण को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमेशा याद रखना सभी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। आगे समझे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पुरानी किताब के अगर हम ध्यान दें तो 8 चैप्टर में था। अब इस किताब में एनसीईआरटी की नई किताब मुझे इतना आइडिया नहीं है, याद नहीं है, तो आप देख लें जिसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत, ठीक ना, खरीद कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपए में बेचता है तो सामान खरीद की कीमत क्या होगी, ठीक ना। अ ट्रेंड A trader marks his goods 25% above the cost price and allows a discount 12.5% on the market price. If he sells an article for 875, then the cost price of the article. तो इसमें एक व्यापारी सामान की कीमत, खरीद की कीमत से, खरीद कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस की कीमत से 25% बढ़ाता है, ठीक ना। तो हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं, क्या होगा, एक्स। देन तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक्स है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एमआरपी जो होगी मार्केट प्राइस को हम ले लेंगे कितना, कॉस्ट प्राइस, और प्लस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू कितना है 25% बढ़ा देंगे। तो 25 का परसेंट बढ़ाएं कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125% हो जाएगा, ठीक ना, 125%, क्योंकि 25% बढ़ाना है और टोटल 100% होते हैं। तो ये कितना कॉस्ट प्राइस को हमने लिया है एक्स, और 125% मतलब हो जाएगा 125 अपॉन 100%, जैसे ही हटेगा तो डिवाइड पे 100 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 1.25। अब पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि दो अंक बाद क्या है, दो अंक जीरो है, मतलब दो जीरो है, इसलिए मैंने डिवाइड डायरेक्ट कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 100 का डिवाइड वगैरह ऐसे ही किया जाता है आफ्टर 2 डिजिट, यानी दो अंक बाद दशमलव लगाई, डिवाइड हो गया। तो ये कितना हो गया 1.25x, ये क्या हो गया एमआरपी, मतलब इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है।
इतना हो गया, जिसे बोलते हैं अंकित मूल बोलते हैं। तो अंकित मूल आ गया। अब क्या बोला, वह एक सामान 875 में बेचता है। बेचना मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 875। तो बोलता है सामान के खरीद की कीमत क्या थी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी शुरू में जब उसने खरीदा था, तो कितने में खरीदा था, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला, सेलिंग प्राइस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल होता है मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अपॉन में क्या होता है 100। ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी गई है, जितने भी मान दिए उनको रखिए। सेलिंग प्राइस दी 875, तो आप यहाँ प्यार से रखो 875 इज इक्वल रखो एमआरपी हमने कितनी फाइंड कर ली 1.25, 1.25 एक्स इंटू 100 करेंगे माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब बट्टा, ये 2.5% की छूट दिया है, आप यहाँ पे रखो 2.5 ये, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपॉन में क्या रखोगे 100। ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 875 में 2 जीरो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि 100 से हमने इधर इंटू कर दिया, 875 में इसका इंटू कर दिया। ठीक है। अब 1.25 आप प्यार से रखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 100 रुपए में 12 रुपए गए तो 88, 88 रुपए में 50 पैसे और घटाइए तो कितना हो जाएगा 87 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इतना हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू, यहाँ पे x लिखा था ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिस नहीं करिएगा, x रहेगा। अब यहाँ 87500 रखिए, ये इंटू में है, जो गुणा में होता है उधर भाग में जाता है, तो ये भाग में आ गए 875.5 आ गया। बचा क्या 1.25 और x। ठीक है। देन अब क्या करेंगे, आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 87500। ठीक है, ये एक अंक बाद दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, आ गया। और बचा क्या 875 और फिर ये 87, हमने 55 रख दिया, ये गलत कर दिया। ठीक है, ये 87.5 था तो यहाँ 0.5 रहेगा, ये वाला ये पॉइंट गड़बड़ हो गया। ठीक है, इतना 875 बचा। ठीक है, जीरो ऊपर चला गया, इज इक्वल 1.25 और x बचा। अब देखो 87 से 87 डिवाइड हुआ तो बचा, तो कितना आ गया 1000 इज इक्वल 1.25 x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप डिवाइड कर दो ये, और डिवाइड पे हो गया 1.25 और ये x हुआ। ठीक है। देन ये दो अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर कर दीजिए आप प्यार से, ये 3 जीरो पहले थे, 2 जीरो और बढ़ा दिए, बचा कितना 125। ठीक है, इज इक्वल एक्स। अब डिवाइड करो तो 25 का अगर किसी को टेबल आता है तो कर दीजिए, अदरवाइज 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, फिर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। अब इसको काटिए तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 से दोनों को काटे तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200, मतलब यहाँ तक पूरा फिनिश हो गया 200। ठीक ना, बचे कितने 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो रखिए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 800। अदरवाइज अगर आपसे ऐसे डिवाइड नहीं करते बनता है तो आप इसमें 1 to 5 का डिवाइड कर दें प्यार से, ऐसे करके, ऐसे भी करके आप इतने जीरो रख करके 1 to 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। याद रखिएगा जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो जरूरी नहीं कि सब आपसे बन जाए, एक दो क्वेश्चन हमेशा टफ बनाए जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कभी नहीं करना, उनको छोड़ देना, फिर बाद में कर लेना है ना, जब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। क्योंकि जो भी टफ क्वेश्चन आएगा उसके बाद तुरंत ही इजी क्वेश्चन होगा, जैसे देखना इसी क्वेश्चन के बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो इजी होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक ना, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या पूछा, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर द रेशियो 243, देन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। बोला कि एक त्रिभुज के कोण 2 4 3 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक ना, तब एंगल पूछा है, और आपको पता होगा कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। हमने सभी को मान लिया, एक को 2 को 2x माना, 4 को 4x माना और 3 को 3x माना, और सभी को, क्योंकि योग होता है ना 180, तो जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 3 9, तो 9x बराबर कितना होगा 180। तो x की वैल्यू आप प्यार से निकाल लो, तो ऐसे निकालेंगे क्योंकि इंटू में डिवाइड होगा। देखो ये उसी बच्चे से ये डिवाइड करते बनेगा जिसको
क्लास 8th का 2 चैप्टर अच्छे से बन रहा होगा, बाकी वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपसे मैथ अच्छी बने तो आप चैप्टर वाइज अच्छी प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। अगर कोई चाहता है कि 8th क्लास का लास्ट चैप्टर या 10 चैप्टर या 9 चैप्टर बने, तो वो सबसे पहले क्या करे कि 2 चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करे, 2 के बाद 3 को अच्छे से पढ़े, 3 के बाद 4 को अच्छे से पढ़े। क्योंकि जैसे मैं ये डिवाइड करा रहा हूँ ना, तो ये 2 चैप्टर में ही है, और 2 चैप्टर अच्छे से जिससे नहीं बनते उसको ये समझ में नहीं आएगा क्या है, ठीक है। एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 20, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। बोला है इसमें सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा अंक होगा ना उसी में इंटू करना है। सबसे छोटा अंक क्या है 2 दिया है, और सबसे बड़ा अंक क्या है 4। सबसे छोटा बोला है तो हम 2 के साथ इंटू करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 40। ऐसे अगर बोलता कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ा अंक क्या था 4, तो इसी x के मान को हम इसमें इंटू कर देते, ठीक ना। जैसे इंटू करते तो क्या आ जाता 80 डिग्री, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर 80 हो जाता, लेकिन तब होता जब सबसे बड़ा कोण पूछता है ना, हाईएस्ट एंगल। बट यहाँ पे सबसे छोटा बोला था तो 40 डिग्री। हो सकता है कि अगले एग्जाम में जब आपका पेपर हो तो पूछ सकता है कि तीसरा कोण क्या होगा, मतलब छोटा बड़ा तो पूछ सकता है, लेकिन तीसरा एंगल क्या होगा, ठीक ना। तो तीसरा एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल कहलाएगा। या ये पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर का कोण क्या होगा, तो दूसरा मतलब पहले के बाद तुरंत, यानी पहला सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे, ठीक ना। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देता हूँ। एक त्रिभुज के जो एंगल है उनका जो रेशियो है 1:2:3 है। तो आपको बताना है सबसे बड़े भुजा की जो एंगल होगा, सबसे बड़ा जो कोण होगा, बिगेस्ट एंगल और ट्राइंगल क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को कहें कि आप पढ़ तो रहे ही हो, इनको नोट करो और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको सॉल्व करें, ठीक ना। अन्यथा ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है। इनके अंकित मूल पर, मतलब ये कंसेशन ऑफ ऑन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड, अंकित मूल पर दी गई छूट को क्या बोलते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदने गए और फिर उसमें जैसे 500 का कपड़ा था, अब इसमें बोले कि कुछ छोड़ छोड़ दे, 490 ले लीजिए, 450 ले लीजिए, ऐसे करके कुछ कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं छूट। तो बोले ना दी गई छूट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बट्टा, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। तो वहाँ जो मिलता है आपको छोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अगला स्क्वायर रूट ऑफ 10.24, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 3.2। ऐसा क्यों होगा, तो जैसे अभी घनमूल मैंने आपको सिखाया उसी प्रकार से वर्गमूल होता है। कैसे वर्गमूल होता है, जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। ऐसे 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4 होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख करके इंटू कर दिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, जस्ट अपोजिट। ऐसे ही क्योंकि मुझे सब स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो मैं जल्दी कैरी कर लिया। जैसे ये जो स्क्वायर होता है ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये 729, ठीक ना। 729 का ये मतलब इस नंबर का कहा जाए कि स्क्वायर रूट 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है, ठीक है। और ये 32 जो होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो याद रखना 10.24 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और ये जो है ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो 2304 पॉइंट के साथ, ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे हम आफ्टर 2 डिजिट 2 अंकों बाद इसका होता है, ठीक है। और ये जो होता है 3364 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि मुझे याद है। ध्यान रखना स्क्वायर रूट, अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग मतलब जिसको स्क्वायर बोलते हो आप, ठीक ना। अगर हम वर्ग की बात करें तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, ठीक है। 32 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1024 होता है। वहीं
48 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2304 होता है। और 58 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 3364 होता है। अब देखो 8th क्लास में ये 6 चैप्टर या 5 चैप्टर में है, स्क्वायर रूट कंटिन्यू है, 6 और 7 करके ऐसे दिए होंगे। तो आप चैप्टर देख लेना, क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी की ज़्यादा प्रिपरेशन किया हूँ, तो उसके बेस पे बता रहा हूँ। आप नए एनसीईआरटी पे प्रिपरेशन करें, देखें किस चैप्टर में है। तो आपको स्क्वायर रूट की अच्छी प्रिपरेशन कर लेना है। 30 तक आप 30 नहीं, कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद रखो, तो आप जल्दी कैरी कर लोगे। देखो मैं किसी मेथड का प्रयोग नहीं किया इनको जानने के लिए, सिर्फ क्या था, मुझे स्क्वायर याद था, फटाक से मैंने देख लिया। क्योंकि 10 24 किसका होता है, देखो 10 24 कितना, ये 10 24 32 का होता है, तो 32 पे फोकस किया, अब पॉइंट इसमें लगा था 2 अंक बाद, तो उसका हाफ आएगा ही, करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, अगर किसी को अच्छे से जानना हो कि आखिर क्यों 3.2 आएगा, किसी को डाउट हो कि उसमें 2 अंक बाद दशमलव, इसमें 1 अंक बाद दशमलव क्यों आया है, तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक ना। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर, यहाँ a chord of a circle of a radius 5 centimeter is at a distance 4 centimeter from the center, then measure of the chord क्या होगा। तो आप पहले तो ये जान लो chord होता क्या है। जैसे इस सर्कल हुआ ना, chord को बोलते हैं जीवा, बोला है उस जीवा की लंबाई क्या होगी जिसके वृत्त के केंद्र से जो रेडियस है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर की है, ठीक ना, और उसकी जो डिस्टेंस है, जीवा की डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर की है, तो जीवा क्या होगी, ये सर्कल कहलाता है, जिसे वृत्त बोलते हो। और ये जो होता है ना, ये जो लाइनें खींची जाती हैं इनको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड मतलब होता है जीवा, ये जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, डायमीटर जिसे बोलते हैं। जैसे सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ जो होगा इसको बोलेंगे जीवा, ठीक ना। ये इसको बोलते हैं जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक ना। हाँ, ये सभी कॉर्ड ही, अब ये सभी कॉर्ड हैं, सभी कॉर्ड, लेकिन सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, जो कॉर्ड मतलब सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास कहलाती है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास है। तो रही बात, ये कॉर्ड कॉर्ड हो गया। अब आते हैं, हम समझ लेते हैं कॉर्ड के बाद त्रिज्या क्या होती है, ठीक ना। तो सर्कल में त्रिज्या भी होती है कॉर्ड के साथ साथ, ठीक ना। आप देखो त्रिज्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो। तो देखो, जैसे ये सर्कल हुआ ना, इसका ये केंद्र बिंदु हुआ, तो यहाँ से जो भी लाइनें जाकर के सर्कल को ऐसे टच करेंगी, ये टच कर रही ना, ये सभी इनकी क्या होंगी, रेडियस होंगी, जिसको आप क्या बोलोगे, वृत्त की त्रिज्या बोलोगे। ये सब क्या हो जाएंगी, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इसमें बोला है जीवा की माप ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पीजीटी लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उसके बारे में फार्मूला बताया था, तो आपको पहले तो ये ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ सेंटर ड्रॉ करना है, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन के लिए बोला है ना जीवा, और जीवा से यहाँ जो ये टच करेगी, ये लाइन पे थोड़ी सी ध्यान दें, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये सेंटर को हम टच कराएंगे, ये तो ये क्या हो गई है, ये रेडियस है, त्रिज्या ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो लाइन खींचेगी ये 90 डिग्री की रहेगी, ये कहलाएगी क्या, डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक ना। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, याद रखना इस प्रकार का ट्राइंगल बनता है, तो इसको हम देते हैं ए, और इसको बी, और इसको सी फाइंड करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ बोला है जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो जीवा कहाँ है, ए, अगर मैं इसको दे दूं ए नाम, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी, तो हमारा टोटल जो फाइंड करना है वैल्यू क्या होगी, बी सी, यहाँ से यहाँ तक की साइड चाहिए। तो हमेशा याद रखना बी सी इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू बी डी, ठीक है। बी डी मतलब ये साइड जो भी आएगी, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, बीसी यानी जीवा निकलेगी। जो भी हम वैल्यू एंड फाइंड करेंगे उसके बाद 2 का इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जीवा की लंबाई। तो ये हो गई 5, ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू यानी मान हो गया 4। हमें निकालना सी, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक ना। शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक इससे भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मुझे डायरेक्ट सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस फार्मूले को लगाऊंगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूड, सी इज इक्वल अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना।
अगर कभी मान लीजिए आपको डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालनी है तो बी के लिए फार्मूला है बी इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक ना। तो ये तीनों फार्मूले को आप रट लो पीजीटी में, ठीक ना। ये सिर्फ अप्लाई कहाँ करना, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, यानी इस प्रकार के पेपर में, वनडे एग्जाम में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं अप्लाई करना, अदरवाइज ये अप्लाई ना करें, ठीक ना। तो यहाँ पे करते हैं, तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं रहेगा, जब हम रूट लगाएंगे तो स्क्वायर नहीं रहेगा, तो सी इज इक्वल, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, अब देखो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो बरकरार है ना, तो आपको ये सारी चीज याद रखना, 4 का स्क्वायर, तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है 9, और 9 का स्क्वायर रूट यानी 9 के वर्गमूल क्या होता है 3, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और सी क्या है, सी मतलब ये साइड, और ये साइड क्या है देखो बी डी, क्या है बी डी, तो क्या करेंगे 2 इंटू बी डी की वैल्यू 3, कितना हुआ 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इन ऐसे क्वेश्चनों की अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप क्या करो, इनको लिखो, बार बार प्रिपेयर करो, सॉल्व करो, ठीक ना। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया आपका क्वेश्चन वर्गमूल वाले चैप्टर से, ठीक ना। जो भी चैप्टर होगा शुरुआत है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, पहला ही एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स करके लास्ट क्वेश्चन के करीब दिया होगा, या तीसरे चौथे नंबर पे दिया होगा, आप देख लेना। इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, 1 का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर है ना, तो इसमें जितने 1 हो काउंट कर लो, जैसे 2 ठो इसमें 1 है तो 1 और 2 लिख दो, इसके बाद रिवर्स गियर, 2 के बाद तुरंत रिटर्न आना है, 2 के बाद क्या है ये 1 है ना, ये वाला नंबर तो रिटर्न लिखना है। जैसे मान लो 1 की पावर 3 है, मतलब 3 बार 1 आया है और स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या लिखना है 1 2 3 लिख दिए, 3 बार लिख दिए, फिर रिटर्न ना हो, एक बार 2 लिख दो, एक बार 1, 2 और 1, स्क्वायर निकल आया, ठीक ना। अब जैसे 4 बार 1 आया, 4 1 लिखे हैं और इसका स्क्वायर निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 बार, क्योंकि 4 ठो 1 है, इसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर यहाँ से एक बार 3 लिख दो, यहाँ से रिटर्न आ जाओ, 3 2 और 1। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखें कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, यानी 5 बार 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो जब 5 बार स्क्वायर है निकालना है तो हम कितने बार 1 लिखेंगे, क्या पहले नंबर कहाँ तक लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, यहाँ स्टॉप, फिर 4 3 2 1 लिख दो, 4 3 2 1 रिटर्न। तो ये कौन सा वाला होगा भाई, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 1, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर ये हो गया। अगर समझ में, चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसके स्क्वायर निकाल डालो, कमेंट्स कर दो। ये क्वेश्चन मे बी 9 या 10 चैप्टर से आया, या मैं ऐसे चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक ना। तो ये घातांक और करणी ऐसे कुछ चैप्टर का नाम वहां से आया है। तो ये याद रखना, जब बेस सेम होती है, यानी ये वैल्यू अगर सेम दिखे आपको और बीच में क्या लगा हो इंटू यानी गुणे का चिन्ह लगा हो, ठीक ना, तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी फंडा क्या है कि ये जो दोनों है ना इनको आप प्यार से लिख दो, इसके बाद पावर को ऐड कर दो, तो 4 + 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 7, यानी a की पावर 7, ये आ गई, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो उसका आंसर क्या होगा 1, ये एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे x की पावर 0 पूछे तो क्या 1, l की पावर 0 पूछे तो क्या 1, राम की पावर 0 पूछे तो क्या 1, ठीक ना। आगे समझ में, यदि a की पावर 7 लिखा हो इंटू a की पावर 8 लिखा हो, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो a लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ इंटू लगा, दोनों ऐड होंगे, तो 7 + 8 इज इक्वल क्या हो जाएगा a की पावर 15। ऐसा समझ में, ये पावर डिवाइड का है, लेकिन ये फार्मूला आता है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, डिवाइड में भी आता है। अगर मान लीजिए 1 पावर 7 हो, डिवाइड हो a की पावर 2, तब क्या करोगे, तो याद रखना अगर प्लस दिया इंटू दिया है तो जोड़ देना, और डिवाइड दिया है तो घटा देना, 7 - 2 इज इक्वल a की पावर 5 होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, डाउट हो कोई दिक्कत हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछें, हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ये रहा a की पावर 11, दो क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और ये दो, क्योंकि दो चीजें पढ़ा है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा है तो प्लस होगा, और डिवाइड वाला पढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो पढ़ा दिया, तो मैं एक देता हूँ a की पावर 11, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर 5, वहीं a की पावर 7 और डिवाइड हुआ
a की पावर 2, तो आपको बताना है कितना आएगा इनका आंसर, ठीक है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2401 की पावर 1/4 गुणे 81 की पावर 1/4 हो तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके पावर में ही हम जाएंगे और ये बताएगा कि ये नंबर जो है किसी न किसी संख्या का पावर 4 है। तो 2404 जो है ये जो है 7 की पावर 4 है। किसकी पावर 4, यानी 7 को आप 4 बार गुणा कर दो। 7 को 4 बार आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 2401। और 81 फिर से आप 4 लिखा है तो 81 भी किसी न किसी संख्या का 4 टाइम है, यानी ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 81 आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा 2401 को 7 की पावर 4 और अपॉन 4 लिखा इधर इंटू, फिर से वही बात, ये वही चैप्टर से आया जो पिछला वाला क्वेश्चन आया था 15 नंबर क्वेश्चन, पावर एंड कंपोनेंट्स एंड पावर से आया, ठीक ना, घातांक एवं करणी। और यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड और 4 से 4 डिवाइड, तो बचा कितना 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 21। बस इजिली हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को अच्छे से जानने के लिए, इन क्वेश्चनों को विस्तृत जानने के लिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें, आप एक बार कमेंट्स करें कि आप इसको थोड़ा और इजी मेथड समझाए और डीपली समझाए, तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तब तक क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आप एक्सप्लेन करने लगेंगे काफी डीप से, तो ठीक ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। 17 क्वेश्चन, एक सिक्के का व्यास जिसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, उसकी परिधि की माप क्या होगी, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैं इसके पहला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था तो उसमें हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लेंगे। उसका पहला ही क्वेश्चन जो था तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल था, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना, व्यास दिया हो तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रट लो। अगर व्यास दिया तो क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जो भी व्यास दिया होगा उसमें 2 का डिवाइड करना है, कितनी आ जाएगी 1। अगर डायमीटर 4 दिया होता तब भी हम डिवाइड करते 2 का, ठीक ना। अगर डायमीटर 10 होता, डायमीटर अगर 10 होता तब भी हम डिवाइड किसका करते हैं 2 का। हमेशा याद रखना, जब भी डायमीटर दिया होगा तो हम डिवाइड किससे करेंगे 2 से, ठीक ना। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया है 2, ठीक ना। क्यों आया, क्योंकि डायमीटर 2 था, तो मैंने 2 नहीं 1 आया, क्योंकि 1 आया ना, 2 से 2 डिवाइड किया, तो आर की वैल्यू आ गई 1। अब बोला है उसकी परिधि। सिक्का, सिक्का कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, जिसे बोलते हो वृत्त। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, पहले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। उसकी परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक ना। 2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की 1, तो 1 से इंटू कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 पाई। आगे समझ में, इजिली समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक सिक्का है जिसका व्यास जो है ना वो 10 मीटर है। व्यास क्या है 10 मीटर है, तो आपको पता करना है कि इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला याद रखना, क्या होता है 2 पाई आर, ठीक ना। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी सिक्के की परिधि क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने नोटबुक में लिख लें, उसकी फोटो भेज दें, मैं आपको सॉल्व सही है गलत है आपको बता दूंगा, ठीक है, या कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक ना। तो पैरेललोग्राम के जो विपरीत कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, ठीक ना। तो इसको आप याद रखें, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर। जितने भी चतुर्भुज हैं उनके प्रकार हैं, उनके गुणधर्म, उनको सबको आपको रट डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है इफ 3x + 4/2 - 6x = -2/5। तो ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से आया, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, x का मान आपको बताना है, तो इजिली ये सॉल्व होगा। ये जो 5 है ना इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो 2 है ना इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 से 3 का इंटू करो, 5 3 जा 15, ठीक ना, और x फिर दोनों में इंटू करना 4 से, 5 4 जा 20 इक्वल लगाना, फिर 2 से इंटू 2 2 जा 4। अब ये 2 जो होगा ना दोनों से इंटू करेगा, ठीक ना, माइनस लग गया, फिर से ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 छक्का 12x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है
यहाँ पे लेटर देखना है, यहाँ x लिखा है और यहाँ भी x लिखा है, तो x वालों को साथ ले आओ। 15x माइनस 12x, इनको बोलते हैं वेरिएबल। अब नंबर को नंबर के पास, तो ये -4 था और 20 प्लस में था तो उधर गया तो -20 हो गया। 15x में 12x घट गया तो 3x आया, और दोनों सेम सिंबल ऐड होंगे यानी समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 24 हुआ। तो x का मान क्या हुआ, -24/3, 3 से भाग कर दो आप, तो 3 8 कितना हो जाएगा, कितना होगा 24। और ये माइनस था ना तो माइनस लगा के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ये चैप्टर 2 से आया है। आप चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक ना। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। 2x + 4 नहीं 8 दे दिया, इज अपॉन 3 - 2x इज इक्वल, अगर -2/3 हो तो x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक ना। चलिए इसको कमेंट्स करें, तब तक हम लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना। आपको कमेंट्स जरूर करना है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो वही बताइएगा। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि किसी बच्चे का एग्जाम जो है ना 75, एग्जाम में 75 नंबर से कम ना आए, 75 प्लस ही आ जाए, ठीक ना। और मैथ के जितने 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑल टू ऑल बने, ठीक ना। इसलिए जितना भी मैं यहाँ से पढ़ाते जाऊंगा नोट करते जाऊंगा, श्योर आपका एग्जाम निकलेगा, और निकले के साथ साथ आपको मैथ का नंबर सबसे हाई रहेगा। अगला, 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ठीक ना, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं, इसके पहले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में चर्चा की, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट आया था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको रेट यानी दर बोलते हैं, ये टाइम है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है किससे, a माइनस पी से। a मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। तो पहले हम a निकाल लेते हैं। a का फार्मूला होता है p1 + r/100⁴n, ठीक है। इस फार्मूले पे याद रखो, a मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन निकालेंगे। p कितना दिया है, प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, तो आप यहाँ पे r से 5,000, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। 1 + r की वैल्यू कितनी, 10/100 करेंगे, और n कितना है, टाइम कितना है, 2 वर्ष का, तो आप यहाँ पे 2 रखो। इसको प्यार से डिवाइड करो, 10 1 जा 10, 10 जा, ठीक है। इसके बाद आपको प्यार से लिखना है, 10 से इंटू कर दो इसमें, ये 10 से 1 का, तो 10 1 जा 10 और +1/10। आगे समझ में, ये +1 कहाँ से आया, ये जो बचा था, पावर 2 रहने देना। इसके बाद आप 5,000 रखो, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो तो कितना हुआ, 11/10 की पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। थोड़े ये क्वेश्चन बड़े हैं तो थोड़ा धैर्य से आपको देखना है, ठीक ना। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर क्या है 2 है, यानी स्क्वायर करना है। ये लो, कर दिए ना। यहाँ से 0 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, लेकिन 1 से 1 नहीं डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। इसके बाद बचा क्या, 50 × 11 × 11, ठीक है। तो 11 के इंटू कर दो, 11 5 जा 55, 0 इंटू फिर से 11, इस 11 का हो गया ना इंटू, अभी 11 बचा, 11 यानी 11 5 55 और 11 5 55 5 60 हो गया, ठीक ना। पूरा मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब ए की वैल्यू अमाउंट मिश्र धन कितना हुआ 60 50, लेकिन हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई। तो सी आई इज इक्वल क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी आई 6050 माइनस पी, पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब कितना था 5,000 रुपए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कितना आएगा 1050। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये, ठीक ना। इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने गौर किया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दो फार्मूला लगाए। पहला ये फार्मूला लगाया जिसको आपको लिख के याद कर लेना है, मिश्र धन का है, ठीक ना, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन का फार्मूला। और दूसरा सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाया। तो पहले आपको अमाउंट निकाल लेना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। 5,000 की जगह मैंने यहाँ पे 8,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और 10% को 10% ही रहने दिया, 2 वर्ष को 2 वर्ष ही रहने दिया है, ठीक ना। ये प्रिंसिपल आपका हो गया, रेट आपकी हो गई 10% की, और जो टाइम है, टाइम मैंने 2 ईयर का दे दिया। तो आपको पता करना है सी आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट्स करें।